बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायद की 73वीं बरसी के मौके पर हम खराज अकीदत पेश करने अपने कायद को, जिन्होंने हमें पाकिस्तान बना कर दिया और एक ऐसी मुमलिकत की बुनियाद डाली कि जिससे तमाम दुनिया में और ख़ास तौर से आलम इस्लाम में एक ताकतवर तरीन ऐसा मुल्क जो पासदारी करता हो, ऐसा मुल्क जिसकी अपनी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो, वो हमारे हवाले किया। मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ हमें, अपने आप को और आप सबको, जो पाकिस्तान में अच्छी और बुरी चीज़ें आज तक हुई, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारे कांधों पर आती है। हमने अपने कायद के विजन और मिशन के मुताबिक अपने वतन अजीज़ को, अपने प्यारे पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। मुश्किल वक्त पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही रहा और पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, उसकी नज़रें हमेशा पाकिस्तान की सालमियत पर रहीं। लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हर उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जो अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान के ऊपर हुई। एक तो ज़माना था जब अक्रॉस बॉर्डर होती थी, फिर बॉर्डर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो कहानियाँ शुरू हुई और हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड यहाँ पर दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत को हवा देने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी कौम ने यकजा होकर उन तमाम मुश्किलात और उन तमाम कॉन्स्पिरेसीज़ का मुकाबला किया और बड़ी जमा मर्दी के साथ किया, जानों के नजराने पेश करके किया, लेकिन अपने वतन अजीज़ पर आँच नहीं आने दी। तो आज हम कायद के मज़ार पर खड़े होकर वादा करते हैं कि जिस अज़म के साथ और जिस मकसद के लिए ये मुल्क कायम हुआ था, इंशाअल्लाह उस मकसद की तकमील, उस मकसद तक पहुँचने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, अपनी जान इस पर लगा देंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जब ट्रांजिशन अफगानिस्तान में हो रही है, अमेरिका का इनखला हो रहा है, पाकिस्तान में अफगान महाजरीन मौजूद हैं, पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हो और अपने मुल्क का फैसला वो खुद करें। बहरहाल पाकिस्तान हर तरह से हाजिर है। आपने देखा कि अफगान इनखला के दौरान वो एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जिसको दुनिया के कई ममालिक में बैन किया गया, वही एयरलाइन आखिर काम आई इनखला के लिए। PIA दुनिया की वो वाहिद एयरलाइन है जिसने सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान से इनखला किया। पाकिस्तान की एम्बेसी ने दिन रात वहाँ पर मेहनत की, काम किया और लोगों को फैसिलिटेट किया। हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रही अपनी एम्बेसी के साथ और अपने लोगों के साथ, और कोशिश करती रही कि वो किसी मुश्किलात के बगैर वहाँ से लोगों का इनखला हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्ती हो। पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रेटेजिकली एक लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है कि जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के थ्रू रास्ता जाता है, जिसे हम CPEC कह रहे हैं। ये CPEC का बनना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तमाम तर ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि तमाम तर सियासी और नज़रियाती खिलाफात के बावजूद तमाम जमातें पाकिस्तान की मुत्तफ़िक हैं कि CPEC बनना चाहिए और यहाँ से ये ट्रेड रूट जो है दुनिया के लिए ये खुलना चाहिए। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिल बहुत तेज़ी से तय करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सितंबर 2021 मैं अपनी काबीना के साथ गवर्नर सिंह के हमरा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी देने आए। उनकी 73वीं
موقع پہ ان کے ساتھ عقیدت پیش کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جو سنہرے اصول ہمیں بتائے تھے، ہمیں دیکھے گئے تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اگر ہم سب صرف ان اصولوں پہ قائم ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ اس وقت جیسے گورنر صاحب نے بھی بتایا کہ کافی صورتحال ہمارے چاروں طرف ایسی ہے کہ پاکستان جو خطرات ہیں ان کا سامنا ہے، اسی لیے ہم سب کو متحد رہنا ہے۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھول سکتے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، کشمیر اس میں پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کی شہرت جسے کہا گیا ہے۔ اور آج کے دن پچھلے 2 سال سے زیادہ جو مظالم ہندوستان کی مودی کی حکومت کشمیریوں پہ کر رہی ہے، آج کے دن ہمیں چاہیے کہ اس کی شدید مذمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی گہری نظر ہمیں رکھنی چاہیے، اور ہم سب نے مل کے یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ پہلے جب افغانستان میں ایسی صورتحال ہوئی تھی اور اس کا خمیازہ پاکستان کے شہریوں کو بھگتنا پڑا تھا، اب ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کے ملک کے انٹرسٹ میں کام کریں اور آگے جاتے ہوئے یہی انٹرسٹ سب سے شکریہ جی۔ اچھا سی ایم صاحب اور گورنر صاحب، ماشاءاللہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں وفاق اور صوبے کی طرف سے کہ سی آر کا بھی شاید کوئی گراؤنڈ بریکنگ ہونے جا رہی ہے، بسز کے لیے بھی سندھ حکومت نے کچھ پیسے رکھے ہیں، تو یہ پازیٹیو خبریں بھی ہیں۔ اور کیا کچھ دینے جا رہے ہیں؟ کوئی اچھی خبریں؟ آج کا دن ہے، قائد کا مزار ہے، ہم کوئی ایسا مشکل سوال آپ سے نہیں کر رہے ہیں۔ دونوں حضرات اگر کچھ آنے والی کوئی دونوں ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے کوئی خوشخبریاں اگر بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرین لائن کا منصوبہ الحمدللہ اب بالکل اپنے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ جو بسیں 40 پہلے شپ ہوئی تھیں، دوبارہ دوسری 40 بسوں کی شپمنٹ تیار ہے، شاید آج یا کل کے اندر وہ شپمنٹ بھی وہاں سے نکل جائے گی۔ پہلی کھیپ 40 بسوں کی جو ہے وہ 10 سے 15 دن کے اندر کراچی پورٹ پہنچ جائے گی، اور اس کا ڈرائی رن انشاءاللہ اکتوبر میں ہم کر لیں گے۔ اس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان خود کراچی آ کر کریں گے۔ یہ پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوگا جو ہمارے صوبہ سندھ کا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب بتا سکیں گے اورنج لائن کی سچویشن، وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے آ رہی ہے۔ اس کی بھی بسوں کی LC کھول دی گئی ہے، اور وہ بسیں بھی جلد کراچی پہنچ جائیں گی۔ KCR کا آپ کو بتایا، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم انشاءاللہ KCR کا افتتاح کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو وزیر اعظم کے جیسے ہی ارائیول ہوگا کراچی، تو K4 کے اوپر بھی ہم ایک جامع بریف میڈیا کو دیں گے، کیونکہ K4 کا منصوبہ جو بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا وہ اب چلنا شروع ہو گیا ہے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 2023 کے اختتام سے پہلے K4 کی جو پانی کی سپلائی ہے وہ کراچی تک پہنچ جائے گی۔ فی الحال تو یہ چیزیں میرے پاس ہیں، باقی وزیر اعلیٰ صاحب بتا سکیں گے کہ وہ اور کیا کر رہے ہیں۔ میں جو گورنر صاحب نے کہا اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، تقریباً 1 سال پہلے ایک ہم نے مل کے فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے ایک کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا، اگر پیکیج کا نام اور کوئی، اس پیکیج میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور صوبائی حکومت کی بھی۔ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں کے تحت کام کر رہے ہیں، صوبائی حکومت بھی جو پروجیکٹس اس میں ہیں ان سب پہ پیش رفت کر چکا ہے۔ جو بڑے 3 نالے تھے ان کی صفائی تھرو FW اور NLC فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو 500 سے زائد چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کا کام جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی تھیں، ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے کچھ بہتر شہر میں کنڈیشن رہی۔ خیر اس سال بارش بھی اس حساب سے نہیں ہوئی تھی جو پچھلے سال ریکارڈ بارش ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ باقی جو سکیمز تھیں وہ اس پیکیج کے اندر ان سب پہ کچھ سکیمز ADP میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم
इनाग्रेट करेंगे। कुछ दिनों बाद जो ऑक्सफे की तरफ रोड जा रहा है उसमें जो बड़ा प्रोजेक्ट है, बाकी तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी हमने नाम नहीं लूँगा, जो सारे बता चुका हूँ पहले भी कि जो पिछले 3-4 साल में वो कंटिन्यूस है। पिछले 1 साल से नहीं, 5-6 साल से जब से कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है उस वक्त से वो डेवलपमेंट की तरफ फोकस हो गया है। हमने जैसे गवर्नर साहब ने बताया ऑरेंज लाइन का काम भी हो चुका है और वो हम ग्रीन लाइन के साथ मिलके उन बसेस को, ताकि वो इंटीग्रेटेड सिस्टम में चलेगा और वो बसेस भी एलसी वगैरह हो चुकी है। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक की मदद से येलो लाइन और एशियन डेवलपमेंट की मदद से रेड लाइन, एक 65 अरब रुपए की, एक तकरीबन 35-38 अरब रुपए की है। ये दोनों लाइंस पे काम एक एडवांस स्टेज पर, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसी साल बल्कि इस 3rd क्वार्टर में खत्म होने से पहले कम से कम एक लाइन का हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। अच्छा, सीएम साहब फरमाइएगा, खत्म तो कर लो, मैं तो शुरू हुआ हूँ यार। इसके अलावा हमने डीकंजेशन कराची की, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक रोड डीकंजेशन का पूरा स्कीम बनाई हुई है और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। मलीर एक्सप्रेस वे पे कुछ इश्यूज आ गए थे, उसका फाइनेंशियल क्लोज हो गया, उसका काम शुरू हो जाएगा। हमारा लिंक रोड जो है बनना वो हो जाएगा। हमने इस साल जो मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स की हैं वो भी जो नई स्कीम्स हैं उन सबका अप्रूवल प्रोसेस पे, और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर या नवंबर में हम इस पोजीशन में होंगे इनको शुरू करें। और ये प्रोजेक्ट्स इसी साल जो हम मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं कोशिश होती है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म करें, वो जून से पहले ख़त्म करेंगे। 250 बसेस के लिए हमारी बात हुई है, एक बिडिंग कराई थी, उसमें कुछ इश्यूज आए। हमें एक गवर्नमेंट एजेंसी ने अप्रोच किया है कि इसको G2G बेसिस पे कर लें। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूँगा, अगर वो कैबिनेट उसको अप्रूव करती है तो हम उनको लाएंगे। और मेरी एक मीटिंग उनके साथ हो चुकी है और उन्होंने ये वादा किया कि उन 250 में से पहली 50 बसेस दिसंबर में आ जाएंगी और मार्च तक वो कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अभी ये इनिशियल बात है और उनसे इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड तक जब काबीना अगली बार मिलेगी तो इसमें फैसला करेगी और फिर वो है। आप दोनों से सवाल मेरा ये है कि KMC और सिंध हुकूमत ने वफाक से मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक के थ्रू जो म्यूनसिपल टैक्स है वो जमा करने की इजाज़त दी जाए। गवर्नर साहब फरमाइएगा कि क्या आप दोनों इस मामले के ऊपर एक हैं, कोई बातचीत हुई है कि वफाक इजाज़त दे देगा नेपरा के थ्रू ताकि ये काम शुरू? ये सिंध हुकूमत का मामला है और सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है। हमने एक मीटिंग की थी। देखिए हमारे पास जो म्यूनसिपल अर्बन कंजर्वेटरी जो भी टैक्स होता है वो कलेक्ट नहीं होता। टारगेट उसका 1 अरब रुपया रखते हैं, 150-200 मिलियन कलेक्ट होता है और वो बहुत छोटा टैक्स है। हमने उसकी कलेक्ट, कोई नया टैक्स नहीं है, हमने उसकी कलेक्शन का एक तरीका सोचा कि ऐसे किया जाए कि अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है, ऑब्वियसली वो मैंने कल भी एक जगह कहा था, वो अंग्रेजी में कहते हैं मनी मेक्स द एडमिनिस्ट्रेटर। वोट कैसे काम करेगा अगर अपने रिसोर्सेज के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी ओवर द ईयर। हम और भी रिसोर्सेज की, उनकी KMC की रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए और भी स्टेप देख रहे हैं। तो उस सिलसिले में एक मीटिंग की कि इलेक्ट्रिक को बुलाया, कि इलेक्ट्रिक से कहा, और ये टैक्स जो होगा ये ऑलरेडी कोई नया टैक्स नहीं है और हम इसको रिड्यूस करेंगे। जो इस वक्त है उसको हम लेजिस्लेशन या नोटिफिकेशन जो भी जरूरत होगी कानूनी तकाजों की, उसको थोड़ा रिड्यूस करके और बिजली के बिल के साथ उसको डालना चाहते हैं। कि इलेक्ट्रिक से हमारी मुलाकात हो गई, ख़त्म कर लो यार, कि इलेक्ट्रिक से मुलाकात हो गई, उन्होंने उसमें हामी भरी। मैंने उसके बाद फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है, शौकत तरीन साहब ने कहा हमें कोई इशू नहीं है इसलिए कि हमें कुछ फेडरल गवर्नमेंट से इस वक्त बिजली का बिल भी कलेक्ट करती है, सॉरी ये टेलीविजन का बिल कलेक्ट करती है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के इलेक्ट्रिक कलेक्ट करती है। तो एक फाइनेंस डिवीजन से कुछ ज़रूरत होगी नोटिफिकेशन की, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल राज़ी और ये हो जाए। मैंने नेपरा के चेयरमैन से भी बात की, तो ये हम सारी चीज़ें पिछले 2-3 दिन में कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि KMC को अपने पैरों पे खड़ा करें। इंशाल्लाह ताला वो हो सकती है
और इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। जनाब साहब ये बताइएगा कि आपका अमेरिका आना जाना लगा रहता है, आपका अमेरिका आना जाना लगा रहता है, आपके जाने के बाद इस तरह के गाने आते हैं कि शायद आप वापस नहीं आएंगे। एक बार फिर इतना है कि आप शायद जा रहे हैं। मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल जा रहा हूँ और वापस आऊँगा। 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ और वापस आ जाऊँगा। जो कहते हैं कि वापस नहीं, उनसे सवाल तो करें ना कि यार वो आपने कहा था कि इधर चला गया उधर चला गया। मैं हाँ दोबारा जा रहा हूँ। मेरा निजी जो है अपनी ज़ाती कोई मसरूफियात है, उस सिलसिले में मैं जाऊँगा। 1 हफ्ते के लिए जाऊँगा और 1 हफ्ते में इनके वापस लाने के लिए गवर्नर साहब ये फरमा दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं। इधर ही पैदा हुआ हूँ, इधर ही मरूंगा। गवर्नर साहब ये सुन लें साफ तौर पे, ये सवाल दोबारा मेरे से अगर ना, मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा हूँ कि बहुत सेंसिटिव हूँ। इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेंगे तो इस मुल्क में मरूंगा। गवर्नर साहब ये फरमा दीजिएगा, इसी किस्म की ह्यूमन जो है पंजाब की सतह में हम देख रहे हैं कि चौधरी निसार साहब को मनसब दिए जा रहे हैं, गुलजार साहब को जा रहे हैं। एक तो इसकी थोड़ी सी वजाहत क्योंकि यहाँ खड़े में। दूसरा सर आप लोगों से ये सवाल है कि उमर शरीफ जो है उनकी तवील खिदमात रही है पाकिस्तान के लिए। कल उनको कहना पड़ा खुद से बिस्तर इलालत पे कि मुझे जो है वो इलाज मुआवजे की फराम किया जाए। एक गवर्नर हाउस में एक लेजेंड फंड होता था। सीएम साहब से भी यही सवाल है कि सर इनके लिए क्या किया जा रहा है। तीसरा ये कि महकमा मौसमियात ने 2 मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है। गो के सरजानी के अलावा बाकी शहर में कोई खास बारिशें नहीं हुई, उसके लिए क्या तैयारी? देखिए, जो उमर शरीफ साहब का आपने कहा, ये बड़ा एक अफसोसनाक चीज़ है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, अदाकार, गुलकार, फनकार, उनकी जब अलालत होती है तो वो बहुत ही तकलीफ दे मराइल से गुजरते हैं। मेरे पास जो आपने लेजेंड फंड का बताया वो एक ज़माने में होता था गवर्नर के पास, अब वो नहीं है। लेकिन मेरी वो शौकत तरीन साहब उसको हेड करते हैं। मेरी उनसे शौकत तरीन साहब से बात हुई है। इंशाल्लाह जो भी मुश्किलात होंगी उमर शरीफ साहब की और दीगर हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको दूर करने के लिए हम लेजेंड फंड को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या की? सर उस्मान बुज़दार साहब की जगह जो चौधरी निसार साहब, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब की जगह किसी और को लाया जा रहा है। जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला रहेंगे। कोई फोर्सफुली उनको वज़ीर आला चेंज करने के लिए या किसी और तब्दीली के लिए उनको राज़ी नहीं कर सकता। सीएम साहब, वफाकी हुकूमत स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने जा रही है। जब हमने खुसरो साहब से पूछा कि वो सिंध हुकूमत मांगते उनको देते हैं, तो कहते हैं पहले सिंध हुकूमत चला लें और अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी सिंध में, तो सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी को नाकाम होगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं जो आपने कहा था उमर शरीफ का, मुझे खुद वेट करता हूँ, पता नहीं था कि उनकी तबीयत खराब है। पहले से पता चला था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की थी, लेकिन मैंने उसी वक्त हमारे मिनिस्टर कल्चर उन्होंने कहा है कि, और हमने ऑफर की है कि जी आग खान में जहाँ एडमिट है उसमें अगर कोई ज़रूरत है तो हम बिल्कुल सिंध हुकूमत हाजिर है। उन्होंने जो इनिशियली कहा है कि मुझे फैसिलिटेशन चाहिए, अमेरिका या जर्मनी और सऊदी अरब, 3 मुल्क गए थे, उनमें एक तो वीज़ा की सहूलत और दूसरा एयर एम्बुलेंस। जो कुछ भी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला वफाक और कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मैं पूरा गवर्नर साहब मैं कह रहा हूँ कोई भी पीछे नहीं रहेगा। हमने पहले भी अपने जो लेजेंड से कोशिश की है कि जब वो कोई ऐसी तकलीफ में होते हैं तो उनकी तकलीफ में उनकी मदद की जाए और आगे भी करते रहेंगे। आपने दूसरा सवाल किया, मुझे खुसरो बख्तियार साहब की का नहीं पता, उन्होंने ये कहा है, लेकिन मैं नहीं कमेंट करूँगा, इन चीज़ों पर नहीं जाता हूँ कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, इसलिए उसमें आप ना करें। बाकी स्टील मिल का जहाँ तक ताल्लुक है तो इशू पे बात करूँगा, बाकी उन कमेंट्स पे मैं बात नहीं करूँगा। अगर दिए मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुने। स्टील मिल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। स्टील मिल को जिस तरीके से तबाह किया गया है, स्टील मिल को जैसे उनके मुलाजमीन के साथ झूठे वादे करके और फिर उनसे मुकरा गया, ये सबके सामने। हमने वफाकी हुकूमत को भी नहीं, पिछली वफाकी हुकूमत को ये ऑफ़र की थी और हम स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ मिलके, और हमने उस वक्त रशियंस से भी, इसलिए कि स्टील मिल रशियन टेक्नोलॉजी में लगी थी, और चाइनीज से भी, इसलिए कि दोनों से बात करके और एक पेशकश की थी, खत भी लिखा था मैंने वफाकी हुकूमत को उस वक्त कि जी आप अगर नहीं चला सकते, या आपका इंटेंशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि फेडरल गवर्नमेंट फेल होगी नहीं चला सकेगी, है अगर इंटेंशन नहीं है, बात नीयत की आ जाती है तो हमारी नीयत है
کہ ہم اس اثاثے کو اور جالروں کی اسٹیل، یہ تو ایک اسٹیل میں تو کافی زیادہ جو ضرورت ہے انڈسٹری کی، اور اس وقت انہوں نے بات نہیں مانی. اس وقت بھی اچانک دوبارہ یہ بات چلی ہے. دو تین چیزیں ہیں کہ آپ کو قانون کے مطابق کام کرنا ہوگا. سب سے پہلے ملازمین کا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایسٹ، یہ زمین اسٹیل مل کی جس پرپز کے لیے دی گئی تھی اس کے علاوہ استعمال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ تو بھی سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں، کچھ بھی ہیں. تو یہ اتنا سمپل ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور صوبے سے بات کر کے اگر صوبے کی مدد چاہتے ہیں کس طریقے سے ہم حاضر ہیں. بتائیے گا کہ گورنر صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے ونڈر لینڈ پر جو ہے وہ ترقیاتی کام کروایا جائے، تو کیا سندھ حکومت کی اجازت دی؟ کل گورنر صاحب نے کہا تھا کہ میں کافی پر امید ہوں، اب بھی امید قائم ہے کہ میرے سے دوبارہ بات نہیں ہوئی. تو آج 5-6 مہینے پہلے جو میرے سے بات ہوگی اور کوئی بات ہوگی تو کریں گے. لیکن اس وقت جو سینٹیمنٹس ہے ترقی کے مخالف بالکل نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ اگر مسلمان ہیں تو آپ یہ ایسے کر دیں. ایسا نہیں ہوتا نا. آپ کیا وہ ریفرینڈم کو یاد ہے نا آپ کو کہ اگر آپ مسلمان اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو فلانا آدمی صدر ہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ یہ کرتے ہیں تو ترقی کے ساتھ ہے، یہ نہیں کریں گے تو ترقی کو مخالف ہے. ایسے سوال نہیں ہوتے. ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینی ہی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے مناسب. ایک تھوڑا سا میں ایک عرض کر دوں آپ کے سوال کا جواب. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی کوئی مشاورت اس میں بجلی کے بل کے ساتھ جو ٹیکس کلیکشن کا ہے KMC کا، تو مشاورت وزیر اعلیٰ کی شاید جیسے انہوں نے بتایا فائنانس منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہو. لیکن میں اس ضمن میں سے بھی اپنی چیز ایک عرض کر دوں کہ میں ٹیکسیشن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ٹیکس کلیکشن کا طریقہ کار کے میں خلاف ہوں کہ پہلے ہی عوام کے اوپر بجلی کا ایک بوجھ ہے، انہیں پرابلم ہے اس کے بلوں کو پے کرنے میں. مزید بلوں کے تھرو ٹیکس لگیں گے تو یہ تو جو عوام ہے اس وقت کراچی کی، یہ خاص طور سے صرف کراچی کے لیے ہے. یہ مجھے نہیں علم کہ بقیہ سندھ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن کراچی کا مجھے علم ہے کہ اگر یہ کراچی کے عوام کے اوپر مزید اس طرح کا بوجھ ڈالا جائے گا جس سے بائی فورس، یعنی اگر الیکٹرک کا بل پے نہ ہو تو بجلی کٹ جاتی ہے، تو وہ تو جو مرضی اس کے بل میں لگا کے اگر ہم بھیجیں تو وہ عوام مجبور ہوتی ہے دینے کے لیے. یہ وہ ٹیکسز ہیں کنزروینسی ٹیکسز جو آپ جب کام کرتے ہیں، جب کچرا اٹھاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، نالے صاف کرتے ہیں تو آپ عوام سے لیتے ہیں. کنزروینسی کے اگر لفظی معنی آپ دیکھیں تو وہ یہی بنتے ہیں کہ وہ اس کام کے عوض جو آپ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی ٹیکس کلیکشن کے جو طریقہ کار ہے جو KMC کو ان کے پاس اپنی کتابوں میں موجود ہے اس کے تھرو کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں وزیر اعلیٰ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ مزید بوجھ بجلی کے بلوں کے تھرو نہ ڈالیں. بوجھ کم کریں گے انشاءاللہ.